वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है। आज 7वें दिन इंटर हो गई है और इस 7 दिनों में कौन से देश का कितना लॉस किया है और कितने स्ट्राइक्स हुए हैं और कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने मिसाइल्स और किस किस के पास अवेलेबल है। और ये दो जंग विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर स्टेट अगर लड़ सकते हैं ये दो देश, तो फिर कब तक जंग जारी रह सकती है। खैर, इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 दिन पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा गया था कि हमने कहा था कि 20,000 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल है ईरान के पास, और उसी के बारे में अगर सोचते हैं तो फिर 100 दिन तक ये जंग जारी रह सकती है। ऐसा मामला ईरान की मिनिस्ट्रियों से रिलीज हुए प्रेस और स्टेटमेंट्स के जानिब से ये बात हमने कहा था। लेकिन आज का दिन अगर देखते हैं तो एक स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिलती है। आज ईरान के तरफ से भी स्ट्राइक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल भी अपना स्ट्राइक्स को कंटिन्यू किया है, और ईरान के भी कई मुकामात पर डैमेज हुए हैं। और जिसमें ईरान के तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए हैं उस स्ट्राइक्स में आज वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी एक स्ट्राइक हुआ है, और दूसरे तरफ हॉस्पिटल के ऊपर एक, और 2 टेल अवीव के आसपास इलाकों में 2 हाई रेज टावर्स के ऊपर भी अटैक किया गया है। और इसके बाद में ये बीरशेबा एरिया में भी एक अटैक किया गया है। ये सरोका हॉस्पिटल है ये जिसका नाम, और वहाँ से सीरियस थ्रेट और सीरियस वार्निंग्स भी बेंजामिन नेतन्याहू के तरफ से अली खुमैनी को दिया जा रहा है। और यहाँ पर स्ट्रेंज की बात हम ये इसलिए करते हैं कि जब इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के ऊपर ईरान के तरफ से मिसाइल का हमला हुआ है, तो फिर इस हमले में हैरान ना होने के बजाय वहाँ पर भारी बिक्री और 52 वीक्स हाई स्टॉक्स खरीदे गए हैं। ये जंग के मामले में जो देश जंग में है और जो देश ईरान के ऊपर जंग कर रहा है, और वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ है ईरान के तरफ से, फिर भी वहाँ के इजरायली लोग ने जमकर बिक्री की है और 52 वीक्स हाई लेवल के स्टॉक्स बड़े हैं। तो फिर ये क्या माना जाता है? पूरी दुनिया भर के एक्सचेंजों में ये ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव और जंग चल रही है, इस जंग को नज़र में रखते हुए हर स्टॉक इन्वेस्टर भी देख कर कदम फूक कर खरीद रहा है। और इसका मामला भी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पे भी देखने को मिलता है। 0.5 आसपास में कई स्टॉकों में 2% 3% की भी गिरावट आई है। लेकिन ये यहाँ इजराइल का हाई रेंज में जाना, ये एक मानो में वहाँ के लोगों को क्या साबित करता है, क्या मामला होता है, इसकी तो गारंटी बता नहीं सकते। वो इसलिए कि एक ट्रेंडिंग ये होता है, अपने पास जो बैलेंस है और जो हालात वह इजराइल के हो रहे हैं इस स्ट्राइक्स में ईरान के तरफ से जो हो रहे हैं, उसके हिसाब से देखा गया तो बची जान बची या फिर माल बचता या नहीं बचता, उस हिसाब से वहाँ पर शेयर मार्केट का हाई रेज हुआ है और अब उतना हाई लेवल की बिक्री चल रही है। न जाने ये एक सिंबॉलिक तरफ से एक साइन ये बताया जाता है, वो इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे तरफ ये जंग के ऊपर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर जो प्रेस रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देते हुए, मैं क्या करने जा रहा हूं ये किसी को नहीं पता और ये कोई नहीं जान सकते, ये मैं जंग इस इजराइल के सपोर्ट में जंग में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे ये कोई नहीं जान सकता, और मैं क्या करने वाला हूं ये कोई नहीं जान सकता, ऐसा स्टेटमेंट देकर वहां से तो चल निकला है ट्रंप। लेकिन दूसरे तरफ एक प्रेस यानी एक साइट का हवाले से मालूमात हुए हैं, वो ये कि ऑलरेडी अपने व्हाइट हाउस के लोगों को जो सेक्रेटरी जो अथेंटिक होते हैं
जो अथॉरिटी रखते हैं वहां पर, वो लोग ने मन बनाया है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करें और ईरान के ऊपर हमला करें, ऐसी बात आई। लेकिन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होल्ड कर रखा है। ये कब तक होल्ड रहेगा और कब इसको ग्रीन सिग्नल देकर ईरान के ऊपर हमला करेगा, ये बात ट्रंप खुद अपने आप ही शायद बयान कर सकते हैं। और इस इंडिया पाकिस्तान को जंग रोकने का जो क्रेडिट आज तक भी और कल भी उन्होंने फिर इंटरनेशनल सतह पर इसका बयान दिया है, यानी क्रेडिट या इंडिया का कोई मामला नहीं दिखता और ना ही पाकिस्तान का दिखता। और ये दो देशों के बीच में जो जंग छिड़ी थी उसको रोकने का तो क्रेडिट लगातार ले रहे हैं और इंडिया इसका खंडन भी किया है। बावजूद इसका कोई सुनने वाला या फिर सुनाने वाला या किसी की बात पे चलने वाला ये तो नहीं होता। लेकिन एक बात तो साफ सामने नजर आ रही है यहाँ के इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका जंग में कब कूदेगा और ईरान के ऊपर कब हमला करेगा, इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं हो सकती। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अंदाजा रिपोर्ट के हिसाब से जो अपना साइट को अपडेट किया है, उसमें जो ईरान के तरफ से इजराइल टेल अवीव और इजराइल के पॉइंट्स पर जो लोकेशंस है उस लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके बताया है। और उसी तरीके से फर्स्ट डे लास्ट फ्राइडे को जो इजराइल ईरान के ऊपर हमला किया था उसके भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके एक सेकंड या 2 सेकंड में देखने के लिए उतना फीजिबल ये साइट है, ये आप देख सकते हैं। टोटल इन एब्स्ट्रैक्ट में अगर देखते हैं तो फिर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है, अगर ये अंदाजा लगाने की बात है तो ये लोकेशंस के हिसाब से जो आइडेंटिफाई किया है उस वेबसाइट ने, तो उसके हिसाब से ईरान को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और दूसरी बात तो दुनिया जानती है, वो ये है कि जो ईरान के पास नहीं है और जो इजराइल के पास नहीं है, वो चीज़ों पे वीकनेस को नज़र में रखकर ये जंग चल रही है। वो इसलिए कि फाइटर जेट्स 260 ऐसा जेट्स ईरान के टेरिटरी में आकर जो बॉम्बिंग करते हैं, वैसा तो एयरफोर्स ईरान के पास तो देखने को नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि वो अपने लेवल में अपने मुल्क से जो लॉन्च करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स वो जाकर इजराइल के ऊपर और टेल अवीव के ऊपर गिरते हैं, तो फिर उसके मामला ये एयर डिफेंस सिस्टम तो ईरान के पास नहीं है, जिसको आयरन डोम के नाम से जाते हैं। और इजरायली डिफेंस सिस्टम जिसकी जड़ और बुनियाद और जो रीढ़ की हड्डी समझते हैं वो उसका एयर स्ट्राइक्स और फाइटर जेट्स हैं। वो फाइटर जेट्स की कमी ईरान तो अभी तक देखने को नहीं मिला। वो अपने पास जो हथियार है या फिर ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, वो ब्लास्टिक मिसाइल्स के यूज को करते हुए ही अपना आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हुए ये बात कहा है कि कल के अपने ट्विटर हैंडल में अल खुमैनी तो ये बात कही है कि वार बिगिंस, यानी जंग की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। वो कल से लगातार चल रही है और आज सुबह भी इतने मामलात हुए हैं और इसमें देखने को मिला है 500 से ज़्यादा 500 से 600 के आसपास के लोगों की ईरान में मौत हो गई है ये इजरायली स्ट्राइक्स के वजह से। एट द सेम टाइम उधर भी इजराइल के अंदर जो टेल अवीव बिल्डिंगों पे जो ब्लास्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं और वहां से जो हुआ है, ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की है, उसमें भी 60 के करीब लोगों की मौत हुई है और कई लोग भागते हुए दिखते हैं। और 1 करोड़ लोग की जो तादाद वाला तेहरान शहर है, वहां पर लोग एकदम डरे हुए सहमे हुए हैं और ट्रैफिक जाम का मामला देखने को मिलता है। वो इसलिए कि सेफ जोन को जाने की अपनी अपनी कोशिशों में लोग कहाँ जाएं किधर जाएं ये तो देखने को मिल रहा है। लेकिन देशों की जंगों में
मामूली नागरिक और मामूली आवाम को तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है और सरवाइव भी करना पड़ता है। इसके लिए कितनी लंबी तक लड़ाई भी अपने आप जीने के लिए करना है तो करना ही पड़ता है। वो इसलिए कि टेली अवीव भी इससे कोई अलग नहीं है। देखने को तो कई नज़ारे मिलते हैं, कोई कपड़े बगैर कपड़े के आप भी निकलकर अपनी बॉडी को सेव करने के लिए फ्लाइट्स हो या फिर कौन सा भी रास्ता मिलता है तो उस रास्ते से जाकर 90% 95% लोगों की ज़िंदगी इजराइल में बंकरों को छिपकर गुजारने में ही मिलती है। लेकिन इस बार इतने सालों में टेली अवीव के इजराइल के लोगों को डर का माहौल देखने को मिला है, शायद ही कभी नहीं मिला इस तरीके का जो इस बार ईरान अपने तरफ से इजराइल को दे रहा है सबक। लेकिन यहाँ पर बात तो इस तरीके से समझी जाती है और समझाई भी जाती है, वो इसलिए कि ईरान अपने पास जो हथियार है, जो बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, उसका इस्तेमाल कब तक करेगा। अगर इसका अंदाज़ा लगाए तो एक बात सामने आई थी कि 100 दिन तक इजराइल के खिलाफ में ईरान लड़ सकता है। लेकिन इजराइल के पास जो कैपेसिटी आर्मरी है उसके हिसाब से कब तक लड़ सकता है इसकी बात की तो गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन एक अंदाज़ा माना जाता है और वो जाना जाता है कि जिस वक्त इजराइल के पास लड़ने की जो कैपेसिटी, जो फ्लाइट्स, जो फिर फाइटर जेट्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनके पास ये जो ब्लास्टिक मिसाइल्स ख़त्म हो जाते हैं या आयरन डोम्स जो पोर्टेबल जो मूविंग है वो 10 ऐसे उसके पास देखने को मिलते हैं और उसमें से कितने काम करते हैं और कितने डैमेज हुए हैं इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं मिल सकती। लेकिन जो ईरान स्ट्राइक्स करता है वो स्ट्राइक्स को रोक नहीं पा रही है। आयरन डोम फेल हो चुके हैं और आयरन डोम्स की जो बैटरीज है उस बैटरीज को कब तक संभालते हुए अपना डिफेंस और सिक्योरिटी को इजराइल कर पाएगा, उसके बाद में उसका चार्ज, यानी जिस वक्त इजराइल का हारने का पोजीशन जिस वक्त आता है उस वक्त अमेरिका अपने हिसाब से इसमें इंटरवेंशन करेगा, ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल तो एक क्रिटिकल सिचुएशन आज तक का और इस वक्त तक का है और इसके बाद में भी और इसके इस दरमियान भी कितने स्ट्राइक्स इजराइल किया है या फिर ईरान करेगा इसका भी तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई भी। और अभी तक जो ईरान स्ट्राइक्स किया है वो मिसाइल्स का तो 400 से ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं इजराइल की तरफ और जो नुकसान हुआ है वो साइट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक बात इजराइल के तरफ से बात सामने नहीं आ रही है, वो इसलिए कि लगातार अमेरिका को और दूसरे अपने तरफ से जितने भी डिप्लोमेटिक सोर्सेस है, जितने भी फ्रेंडली अलाइज है, उसके इस जंग को रोकने के लिए, ईरान को रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है, ऐसी बात आ रही है। और दूसरे तरफ अली खुमैनी भी डिप्लोमेटिक तरीके से इस जंग को इजराइल को मनाने के लिए और रोकने के लिए उन्होंने भी गिड़गिड़ा रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी से और ग्लोबल सुपर पावर से। लेकिन यहाँ पर किसकी बात को समझे, कौन से हिसाब से समझे, यहाँ पे तो कोई नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री है और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है तो वो इजराइल को बता सकते हैं और उसके बाद में अगर नंबर भी आता है तो फिर इंडिया का ही नंबर आता है। यहाँ पर भक्तों की कोई कमी नहीं है और इस भक्त का स्टैंड क्या होता है, वो स्टैंड तो इंडिया में जो स्टैंड एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम फोबिया में जो भरा पड़ा हुआ है और वो उस स्टैंड को इंटरनेशनल सतह पर अमल करने की कोशिश में जो इंडियन गवर्नमेंट मोदी हो या फिर शाह हो, फॉरेन पॉलिसी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, चलाते हैं अपने हिसाब से, चाहे ग्रुप 7 में हो या फिर कौन से भी मुल्क में जाकर बातचीत करते हैं, तो फिर मोदी साहब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का
मामला ढूंढते हैं, वो स्पेस को ढूंढते हैं, वो स्पेस को फिर उसको बढ़ाकर चढ़ाकर बताते हैं, तो फिर वहाँ छोटी सी चीज़ को भी बड़ा दिखाने में, बड़ा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो फिर ये हिसाब से एक मामला तो देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल सतह पर इस इस्लाम की बात आती है तो फिर इजराइल से बड़ा दुश्मन इस्लाम का तो कोई हो नहीं सकता है। वो इसलिए कि इतने सालों से जंग जो अरब मुल्कों में, अरब कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करते हुए वहाँ अपना एक सिक्का जमाया, अपना एक मुकाम बनाया, इतने छोटे पॉपुलेशन में रहकर और इतना छोटा सा मुल्क बनकर भी वो इसलिए कि ये नहीं समझते कि उसकी अपनी ताकत ही उसको उतना बढ़ापा दिया और उतना बड़ा स्टेचर एक बनाया। ऐसा नहीं है, अगर अमेरिका ना होता तो ये इजराइल भी नहीं होता, अगर उस वक्त का यूके नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। तो फिर इसीलिए ये हिसाब से इजराइल जिस वक्त जंग हारने का पोजीशन आता है तो जब उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ट्रंप उस लड़ाई में कूदेंगे और ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ये एक चीज़ को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो इस वक्त के लिए नहीं। फिर दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।